दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में ही मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ को, जिसमें अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ लीड रोल में है और ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आर्मी सोल्जर्स एक बहुत ही कीमती यंत्र को कहीं ले जा रहे होते हैं। इस यंत्र के बारे में बताया जाता है कि ये भारत के लिए एक ढाल है जो अगर दुश्मन के हाथ में लग जाए तो दुनिया में विनाश हो सकता है। अब इसमें ऐसा क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। तभी उन सोल्जर्स पर कुछ लोग मिसाइल से हमला कर देते हैं और यहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें ज्यादातर सोल्जर्स अपनी जान गंवा देते हैं। फिर वहाँ एंट्री होती है एक मास्क पहने हुए आदमी की, जिससे एक घायल जवान पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और क्या चाहते हो। वो मास्क वाला आदमी कहता है कि मैं प्रलय हूँ और भारत को बर्बाद करने आया हूँ। जिसके बाद वो सारे जवानों को मार डालता है और अपने साथ उस कीमती यंत्र को लेकर चले जाता है। फिर हम कैप्टन मिशा को देखते हैं जो कि अपने खबरी से इन्फॉर्मेशन लेने आई थी। वहाँ उसका खबरी बताता है कि भारत का एक नया दुश्मन आ गया है जो ऐसी वॉर करने वाला है जो आज तक इतिहास में कभी हुई नहीं होगी। उसी समय उस खबरी को कोई गोली मार देता है और मीशा उसका पीछा करती है और खबरी को जान से मारने वाले आदमी ने भी सेम उसी तरह का मास्क पहना हुआ था। तब यहाँ मीशा और उस मास्क वाले आदमी की लड़ाई होती है और इतनी मार खाने के बाद भी वो मास्क वाला आदमी बार बार खड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि उस पर लगे घाव भी अपने आप बढ़ जाते थे। अब ऐसा क्यों होता है वो हमें आगे पता चलेगा। हालांकि इस बार वो मास्क वाला आदमी मीशा को घायल करके वहाँ से चले जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यंत्र को अपने साथ ले जाते समय उस मास्क वाले आदमी ने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें उसने भारत को खत्म करने की साफ साफ धमकी दी थी और आर्मी को चैलेंज भी किया था कि मुझे 3 दिन में पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारा यंत्र मेरे पास है और इससे मैं भारत को नक्शे से मिटा दूंगा। यह देखकर इंडियन गवर्नमेंट की हालत खराब हो जाती है कि वो अपना इतना कीमती यंत्र वापस कैसे लाएंगे, क्योंकि वो आदमी तो साइको लग रहा था जो दुनिया को ही खतरे में डाल सकता है। तब उस यंत्र को वापस लाने की जिम्मेदारी कर्नल आजाद को मिलती है, जिसके बाद आजाद सर को इस साइको से लड़ने के लिए 2 नाम याद आते हैं, राकेश और फिरोज, जिनके निकनेम थे फ्रेडी और रॉकी। अब मिशा के पूछने पर आजाद सर उसे इन दोनों के एक बड़े मिशन के बारे में बताते हैं जिससे उनकी काबिलियत का पता चल सके। फिर हमें 8 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां अफगानिस्तान में कुछ आतंकवादियों ने इंडियन एम्बेसडर और उसकी फैमिली को बंदी बना लिया था और उनकी मांग थी कि उनके एक साथी को छोड़ दिया जाए जो कि एक बहुत बड़े टेररिस्ट का बेटा था। आजाद सर कहते हैं कि हम उस टेररिस्ट को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हें कैसे भी करके उन होस्टेजेस को बचाना होगा। अब इस मिशन का नाम उन्हें समझ नहीं आता तो उनके सामने जो फिल्म चल रही थी वो उसी का नाम बड़े मियाँ छोटे मियाँ रख देते हैं। इसके बाद फ्रेडी और रॉकी अपने इस मिशन पर चले जाते हैं जहां वो एक एक करके उन आतंकवादियों को मारते हुए होस्टेजेस तक पहुंचते हैं। फिर जैसे वो उन्हें लेकर भागने वाले थे तभी वहाँ पर और टेररिस्ट आ जाते हैं और वहाँ लड़ाई के दौरान गोली चलने से नीचे बैठे सारे टेररिस्ट को पता चल जाता है, जिसके बाद वो सब इन्हें मारने आते हैं। हालांकि फ्रेडी और रॉकी सब कुछ तहस नहस कर डालते हैं और फिर उन होस्टेजेस को लेकर अपने साथ चल देते हैं और उन्हीं के पीछे वही टेररिस्ट पड़े थे। फिर थोड़ी देर में अपने हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं और जैसे ये उसमें बैठकर निकलने वाले थे तब फ्रेडी रॉकी से पूछता है कि ट्रिगर कहाँ है। असल में फ्रेडी ने कार में बॉम्ब फिट कर रखा था पर उस ट्रिगर को रॉकी कार में ही भूल गया था। अब फ्रेडी बार बार ट्रिगर का नाम लेता है तो टेररिस्ट के लीडर को लगता है कि ये कुछ जरूरी चीज है और वो उसे हाथ में पकड़कर फ्रेडी को चिढ़ाने लगता है कि इसे दबा दो क्या। यहाँ फ्रेडी एक्टिंग करता है कि ऐसा मत करना वरना हम मारे जाएंगे और वो लीडर उसे दबा देता है, जिससे जोरदार धमाके में वो सारे टेररिस्ट ही मारे जाते हैं। अब ये खतरनाक मिशन बहुत ही अच्छे से पूरा हुआ था जिसके कारण इन दोनों की खूब तारीफ होती है। फिर प्रेजेंट में आजाद सर कहते हैं कि बाद में किसी कारण से उन दोनों का एक कोर्ट मार्शल करके उन्हें सीना से निकाल दिया गया था। अब ऐसा क्यों वो हमें आगे पता चलेगा। फिर आजाद सर मिशा को कहते हैं कि तुम इन दोनों का पता करो कि ये कहाँ पर हैं और इन्हें कैसे भी मना कर हमारे मिशन के लिए लेकर आओ। जिसके बाद मिशा पहले तो रॉकी के पास जाती है जो कि अब फायर ब्रिगेड में जॉब कर रहा है और यहाँ वो पहले मना करता है लेकिन फिर तुरंत मिशा के साथ मिशन पर चल देता है। फिर ये दोनों फ्रेडी को लेने जाते हैं जो अब एक ऑयल फैक्ट्री में काम करता है और वो दोनों के साथ आने के लिए मना कर देता है कि मैं इतनी बेइज्जती होने के बाद सेना में वापस नहीं आऊंगा। तब रॉकी उसे समझाता है कि देश को हमारी जरूरत है, लेकिन फ्रेडी का जवाब ना ही था। जिसके बाद रॉकी और मिशा ही इस मिशन को पूरा करने चल देते हैं। अब ये दोनों लंदन पहुंच जाते हैं क्योंकि इन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो यंत्र लंदन पहुंच चुका है और वहाँ वो एक हैकर से मिलते हैं जिसका नाम पैम होता है और पैम उन दोनों को अपने साथियों से मिलवाती है जिसके साथ मिलकर ये अपने मिशन को अंजाम देंगे। अब इन्हें ये तो पता था कि मेट्रो के नीचे एक खुफिया सुरंग है और उसी में एक वॉल्ट है जिस वॉल्ट में वो यंत्र रखा गया है। हालांकि इस वॉल्ट की निगरानी 24 घंटे होती है, इसलिए इन्हें बहुत बचकर उस वॉल्ट तक पहुंचना होगा। तब ये एक सॉलिड प्लान बनाते हैं और रॉकी जैसे तैसे करके उस वॉल्ट तक पहुंच जाता है। फिर वहाँ उसका सामना कई सारे गुंडों से होता है, जहाँ शुरुआत में तो रॉकी सब
सब पर भारी पड़ रहा था, पर थोड़ी देर में गुंडे उसे पकड़कर मारने वाले होते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है फ्रेडी की, जो कि रॉकी को बचाने आ गया था। फिर ये दोनों यहाँ सारे गुंडों का खात्मा करके वार्ड के अंदर उस यंत्र को देखने जाते हैं। तब यहाँ रिवील होता है कि जिस यंत्र को उस मास्क वाले आदमी ने उठाया था वो कोई मशीन नहीं बल्कि एक लेडी होती है जिसका नाम था प्रिया। हालांकि फ्रेडी और रॉकी प्रिया को पहले से ही जानते थे और यहाँ ये भी पता चलता है कि फ्रेडी की तो प्रिया से सगाई भी हो चुकी थी, पर बाद में उनकी सगाई टूट गई। फिर प्रिया उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर कैसे आई। असल में प्रिया ने भारत सरकार के साथ मिलकर एक ऐसा कवच तैयार किया था जिससे अगर भारत के ऊपर कोई भी देश हमला करता भी तो उसकी मिसाइल हवा में ब्लास्ट हो जाएगी, बिल्कुल वकांडा के कवच की तरह। और इस कवच का नाम इन्होंने दिया था करण कवच। अब यहाँ ये प्रॉब्लम थी कि उस कवच का पासवर्ड कहाँ सेव रखा जाए, क्योंकि वो जहाँ कहीं भी उस पासवर्ड को रखेंगे कोई न कोई उसे हैक कर सकता है। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये लोग उस पासवर्ड को प्रिया के दिमाग में फिट कर देंगे, क्योंकि कोई कितना ही जीनियस क्यों ना हो ह्यूमन ब्रेन को हैक नहीं कर पाएगा। इसी कारण से उस मास्क वाले आदमी ने प्रिया को उठा लिया था। हालांकि यहाँ फ्रेडी अपना दिमाग चलाता है और कड़ी से कड़ी जोड़ता है तो उसे पता चलता है कि मास्क वाले आदमी की प्लानिंग तो कुछ और ही है। असल में उसने जानबूझकर यंत्र से ट्रैकिंग डिवाइस नहीं हटाई ताकि ये दोनों उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच जाएं। यानी उसने प्लानिंग करके रॉकी और फ्रेडी को यहाँ बुलाया है और अब ये सब यहाँ फंस चुके हैं। फिर फ्रेडी कैमरे पर देखकर कहता है कि हम तुझसे डरने वाले नहीं हैं और ये सब इस साइड मास्क वाला आदमी देख रहा होता है। वहीं हम देख पाते हैं कि इस मास्क वाले आदमी ने तो कर्नल आजाद को भी अपना बंदी बना लिया है। तभी फ्रेडी की साइड बड़ा सा धमाका होता है और ये सब घायल हो जाते हैं। अब अधमरी हालत में फ्रेडी देखता है कि कुछ लोग प्रिया को अपने साथ ले जा रहे हैं। तब ये सब हिम्मत करके उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। फिर फ्रेडी और रॉकी जैसे तैसे करके उन लोगों की कार तक पहुंचते हैं और वहाँ जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ इनके सामने एक मास्क वाला आदमी था जिसने शुरू में भी मीशा को घायल किया था। वो फ्रेडी और रॉकी दोनों पर ही भारी पड़ रहा था, पर फ्रेडी जैसे तैसे करके उसे नीचे गिरा देता है। फिर ये लोग जैसे प्रिया को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं तब इन्हें काफी सारे लोग आकर घेर लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। तब यहाँ पर असली मास्क वाले विलन की एंट्री होती है। वो कहता है कि हर दुश्मन कभी न कभी दोस्त जरूर होता है और वो अपना फेस रिवील करता है और इस मास्क वाले आदमी का नाम होता है कबीर, जो कि रॉकी और फ्रेडी का कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। इसके बाद कहानी 7 साल पहले जाती है जहाँ कबीर भी पहले इन्हीं के साथ मिलिट्री फोर्स का हिस्सा था और उसने 15 साल लगाकर एक ऐसा क्लोन बनाया था जो अपने दिमाग से सोच सकता है। और यहाँ कबीर का कहना था कि अब से हमारे देश के जवान शहीद नहीं होंगे और अगर कोई मरेगा तो वो क्लोन होंगे, क्योंकि अब कबीर ज्यादा मात्रा में क्लोन बना सकता है। यह आइडिया इनके हेड को भी काफी पसंद आता है, लेकिन यहाँ कबीर एक बात ये भी कहता है कि इन क्लोन के ब्रेन को एक हेड कंट्रोल करेगा, जिसके कहने पर क्लोन किसी भी हद तक जा सकता है। यह सुनते मिलिट्री वालों को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर ये क्लोन किसी गलत इंसान के हाथ में लग गए तो वो इससे भारत को ही नुकसान पहुंचा सकता है। फिर इस प्रोजेक्ट के लिए वोटिंग कराई जाती है कि इसे चलने दिया जाए या बंद कर दिया जाए, जिस पर फ्रेडी और रॉकी प्रोजेक्ट को बंद करने के लिए हाथ उठा देते हैं और सबकी मंजूरी से उस प्रोजेक्ट पर बैन लगा दिया जाता है, जिसमें कबीर की 15 साल की मेहनत बर्बाद हो गई और कबीर ने आर्मी वालों को काफी भला बुरा कहा, जिसके बाद उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया जाता है। हालांकि कबीर गुस्से में अपनी लैब पर जाता है और अपनी पूरी टीम को क्लोन बनाने के काम पर लगा देता है कि अब मैं इसे भारत के दुश्मन देश को बेचूंगा, जो बात प्रिया अपने सर को बताती है। और फिर फ्रेडी और रॉकी को ही कबीर की इस लैब को तबाह करने भेजा जाता है। अब वहाँ ये दोनों कबीर के सारे सिक्योरिटी को मार डालते हैं और फिर ये कबीर से लैब तबाह करने को कहते हैं, पर अब तक तो कबीर साइको बन चुका था, इसलिए वो इन्हीं दोनों को खरीदने की बात करता है। यहाँ तक कि वो इंडियन आर्मी के खिलाफ भी काफी उल्टा सीधा बोलता है, जिस पर ये उसे भी जान से मार डालते हैं। अब यहाँ रॉकी और फ्रेडी को ऑर्डर्स थे कि इन्हें कबीर को जिंदा पकड़ कर लाना है, पर ऑर्डर्स न मानने के कारण दोनों का ही कोर्ट मार्शल हो जाता है और इन्हें आर्मी से बाहर कर दिया जाता है। अब प्रेजेंट में कबीर बताता है कि तुमने जिसे उस समय कबीर समझकर मारा था, असल में वो कबीर नहीं बल्कि उसका क्लोन था, जिसका नाम था एकलव्य। यहाँ कबीर ये भी बताता है कि मैंने तुम दोनों के भी क्लोन तैयार कर लिए हैं। और फिर वो आजाद सर को लेकर आता है, जिन्हें वो दोनों के सामने गोली मार देता है। यह देखकर फ्रेडी और रॉकी को काफी गुस्सा तो आता है, पर वो बंदे होने के कारण कुछ कर नहीं पाते। फिर वहाँ से कबीर प्रिया को अपने साथ लेकर चले जाता है। अब थोड़ी देर में वहाँ पैम आती है जो इन लोगों को आजाद कराती है, जिसके बाद ये लोग आजाद सर की बॉडी को लेकर इंडिया आते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। फिर ये दोनों कबीर से बदला लेने का मन बना लेते हैं और इनके पास केवल एक ही दिन बचा था कबीर को पकड़ने के लिए, वरना कबीर भारत का वो कवच हटाकर उस पर हमला कर देगा, जिससे भारत तबाह हो सकता है। इसके बाद ये दोनों ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते और अपने सुपीरियर की
की परमिशन लेकर ये कबीर के अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहाँ जोरदार फाइटिंग शुरू हो जाती है, जहाँ ये कबीर की पूरी फौज को मार गिराते हैं। इसके बाद इनका सामना अपने ही जैसे दिखने वाले क्लोन से होता है, जो इन दोनों पर भारी पड़ रहे थे और उन पर किसी भी वार का कोई असर नहीं हो रहा था। ये क्लोन बार बार मार खाते और फिर एनर्जी से लड़ने लगते। तब फ्रेडी और रॉकी एक प्लान बनाते हैं और उन दोनों को एक बड़े से ट्रांसमीटर के पास लाकर धमाका करके उसमें ढकेल देते हैं, जिसमें वो क्लोन वहीं जलकर मारे जाते हैं। इधर कबीर प्रिया के ब्रेन से करंट कवच का पासवर्ड निकाल लेता है और भारत की प्रोटेक्शन को ऑफ कर देता है। फिर वो कई सारी मिसाइल भारत की तरफ लॉन्च भी कर देता है, जिसके बाद फ्रेडी और रॉकी सीधा कबीर से आकर भिड़ जाते हैं। और यहाँ कबीर इन दोनों पर ही भारी पड़ रहा था, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी की हेल्प से खुद को पावरफुल बना लिया था। अब ये दोनों कबीर से खूब मार खाते हैं। फिर जब कबीर इनकी बेइज्जती करता है तो दोनों को काफी गुस्सा आता है और फिर ये उसे करंट की मदद से जान से मार डालते हैं। हालांकि अब यहाँ वो मिसाइल भी भारत में एंटर करने वाली थी, इसलिए इन्हें जल्दी से कवच का पासवर्ड पता करके करंट कवच को एक्टिवेट करना था, जो कि कबीर ने पासवर्ड बदल दिया था। अब ये जल्दबाजी में 2 बार गलत पासवर्ड डाल देते हैं और इनके पास अब आखिरी मौका बचा था उसे ओपन करने का, जिस पर फ्रेडी बोलता है कि कबीर का सबसे खास क्लोन था एकलव्य। तब रॉकी उसे एंटर करता है और इस बार ये पासवर्ड सही था, जिसके बाद वो भारत पर करंट कवच को एक्टिवेट कर देते हैं और वो मिसाइल उस पर लगते ही हवा में खत्म हो जाती है। यानी अब फ्रेडी और रॉकी ने भारत के सर से सबसे बड़ा खतरा खत्म कर दिया था, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।